नमस्ते। आज बात करते हैं एक बड़े सवाल की। भारत में कानून आखिर बनाता कौन है, सेंटर या स्टेट्स? जवाब छिपा है एक रूल बुक में, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। चलिए आज इस पूरे सिस्टम को, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो शुरू करते हैं इस सीधे से सवाल से। जब एक ही देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, तो कानून बनाने की असली पावर किसके पास है? आखिर किसकी चलेगी? और यही वो सवाल है जो हमारे पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की, मतलब हमारे संघीय ढांचे की जड़ में है। और इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान में। ये कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि एक पूरा रूल बुक है जो साफ साफ बताता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर कैसे बंटेगी। आज हम इसी गाइड के कुछ सबसे जरूरी पन्ने पलटने वाले हैं। अच्छा, तो इस पावर शेयरिंग का जो सबसे पहला और बेसिक नियम है, वो जुड़ा है ज्योग्राफी से। मतलब सीधा सा सवाल है, किस सरकार का कानून कहां तक लागू होगा? इसको समझने के लिए एक टर्म है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, या कहिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये वो दायरा है, वो बाउंड्री है, जिसके अंदर किसी सरकार के बनाए कानून चलते हैं। संविधान का आर्टिकल 245 इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। एक तरफ है हमारी पार्लियामेंट यानी संसद, जो पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है। इतना ही नहीं, जो भारतीय नागरिक विदेश में हैं उन पर भी इसके कानून लागू होते हैं। और दूसरी तरफ हैं राज्यों की विधानसभाएं, जिनकी पावर सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही काम करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई कहाँ की बात। लेकिन अब आता है असली सवाल, किस चीज पर कानून बना सकते हैं? और यहीं पर हमारे संविधान का जीनियस सामने आता है। देखिए, कोई कंफ्यूजन न हो, कोई झगड़ा न हो, इसके लिए संविधान का आर्टिकल 246 एक बहुत ही स्मार्ट काम करता है। ये कानून बनाने वाले हर सब्जेक्ट को, हर विषय को 3 लिस्ट में बांट देता है। और यही बंटवारा हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन की बुनियाद है। तो ये हैं वो 3 लिस्ट्स। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें देश के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी। इस पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा। फिर आती है स्टेट लिस्ट, इसमें लोकल मुद्दे हैं, जैसे पुलिस, खेती। ये पूरी तरह से राज्यों का मामला है। और आखिर में है कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों के लिए जरूरी हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, शादी ब्याह। इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। और यूनियन लिस्ट कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इसमें करीब करीब 98 सब्जेक्ट्स हैं। इससे साफ पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के मन में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का आइडिया कितना क्लियर था, ताकि देश एक बना रहे। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है। मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि एजुकेशन। अब उस पे सेंटर ने भी कानून बना दिया और किसी स्टेट ने भी, तो अब किसका कानून माना जाएगा? तो यहाँ पर संविधान का झुकाव साफ साफ सेंटर की तरफ है। अगर दोनों के कानून में कोई टकराव होता है, तो पार्लियामेंट का बनाया कानून ही माना जाएगा, स्टेट का कानून उस हद तक खारिज हो जाएगा। ये एक बहुत बहुत जरूरी प्रिंसिपल है। और सोचिए, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाए जो इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में लिखा ही ना हो, तो जैसे मान लीजिए कल को कोई एकदम नई टेक्नोलॉजी आ जाए, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? इसके लिए हैं रेजिड्यूरी पावर्स, यानी अवशिष्ट शक्तियां। और आर्टिकल 248 के मुताबिक ये पावर भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ये सेंटर को और भी मजबूत बना देता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे डायनामिक और कह सकते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। वो खास हालात जब ये नियम थोड़े बदल जाते हैं और सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकता है। तो हमारा संविधान ऐसी 4 मेन सिचुएशंस बताता है। पहला, जब देश के हित में ऐसा करना जरूरी हो। दूसरा, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। तीसरा, जब 2 या ज्यादा स्टेट्स खुद पार्लियामेंट से ऐसा करने को कहें। और चौथा, जब किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या अग्रीमेंट को लागू करना हो। इन चारों मामलों में जो फेडरल बैलेंस है, वो सेंटर की तरफ झुक जाता है। खास तौर पर आर्टिकल 249 को देखिए, इसकी भाषा बहुत मजेदार है। ये कहता है कि अगर राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपने मौजूद और वोट करने वाले मेंबर्स के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि देश के हित में ये जरूरी है, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। ये राज्यसभा को दी गई एक बहुत बड़ी पावर है। इसका एक बहुत अच्छा और आज के जमाने का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए भारत को कोई बड़ा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट लागू करना है। अब जाहिर है क्लाइमेट चेंज से जुड़ी चीजें जैसे पानी, खेती, ये सब नॉर्मली स्टेट लिस्ट में आते हैं।
लेकिन आर्टिकल 253 का इस्तेमाल करके सेंटर इस इंटरनेशनल समझौते को लागू करने के लिए इन सब्जेक्ट्स पर भी कानून बना सकता है। तो ये जो पूरा सिस्टम हमने देखा, ये असल में एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश। पर सवाल यह है कि आखिर ये ढांचा इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए पूरी बात का निचोड़ समझते हैं। तो हमने क्या क्या मेन बातें समझी। पहली कि पावर का बंटवारा दो आधारों पर है, इलाका कहाँ और सब्जेक्ट क्या। दूसरी, इस बंटवारे की जो जड़ है वो है हमारी 3 लिस्ट सिस्टम। तीसरी, ये भी साफ है कि इस पूरे फ्रेमवर्क का झुकाव एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ है। चौथी, इसमें इमरजेंसी और देशहित जैसे खास हालात के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी गई है। और सबसे ज़रूरी बात, यह एक ऐसा सिस्टम है जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी यानी उनकी आज़ादी और देश की यूनिटी यानी एकता दोनों को एक साथ साधने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, ये जो पावर शेयरिंग का पूरा प्लान है, ये करीब 70 साल पहले बनाया गया था। क्या ये आज की और आने वाले कल की चुनौतियों के लिए, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल गवर्नेंस या फिर किसी महामारी, इन सब के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।